एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय क्लास 11th का बायोलॉजी का चैनल, महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी। हम यहाँ पे देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर स्टार्ट किया था, लेक्चर 1 हमने पहले देखा, थोड़े दिन हो गए, थोड़ा लेट आ रहा है लेक्चर नंबर 2। आई वॉज नॉट अवेलेबल एंड तबियत भी थोड़ी खराब थी, लेकिन फाइनली वी आर लुकिंग एट लेक्चर नंबर 2 एंड क्या पढ़ने वाले हैं आज, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। यूकैरियोटिक सेल, इसका शब्द का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस। देखो, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक, यहां से हमें शब्द मिलता है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां पर हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने मिलता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सर, ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? हाँ, ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या? मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर एक बाउंड्री है, जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, तो ये बनता है आपका यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहां पर आपको ऑर्गेनेल्स भी दिखाई देंगे बहुत सारे, जो आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी दिखाई देते हैं। पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा, बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देखा। वहां पर हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, जो क्रोमोसोम होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है, एंड वहां पे कोई ऑर्गेनेल्स वगैरह भी नहीं होते हैं। बराबर है। चलो, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक हैं? एक तो आपका किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसके अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ये हमने देखा था। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा। फिर एक आ गया आपका किंगडम फंजाई, फिर आ गया किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ये सब लोग कैसे हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका सेल कैसा रहेगा? यूकैरियोटिक। ठीक है, चलो, तो सेल ऑर्गेनेल्स कौन से मिलेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहां पर आपको 3 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स मिल सकते हैं। एक होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं है, यहां पर भी कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि एक हो गए राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स किसके बनते हैं? आरएनए के बनते हैं और प्रोटीन के बनते हैं, ये हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। एंड एक होते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स वैसे तो सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, फिर होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले। तो कौन कौन आ गया? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ईआर लिखूंगा, समझ जाओगे मेरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एक आ गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या फिर गोल्गी बॉडीज, या फिर गोल्गी अपैरेटस, कुछ भी बोलो, सेम चीज है, गोल्गी। फिर एक आ गया लाइजोसोम्स और आ गए वैक्यूल्स। तो ये सारे क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको एक ही लेयर होता है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइसोसोम बनाऊं, तो वो लाइसोसोम कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर। फिर डबल मेम्ब्रेन वाले कौन है? एक तो आपका न्यूक्लियस। अच्छा, अगर मैं अभी न्यूक्लियस बनाऊं, देखो ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस अगर मैं बनाऊं, तो न्यूक्लियस कुछ एक मेम्ब्रेन और फिर उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हाँ, उसके अंदर बीच बीच में पोर्स भी होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, लेकिन वो यहां पे मैं नहीं बता रहा हूं, जस्ट सो दैट आपको समझ में आए कि डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हो गया, फिर हमारा प्यारा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, समझ जाओगे, और क्लोरोप्लास्ट, ये सब हो गए डबल मेम्ब्रेन वाले। चलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल बातें आपको बता रहा हूं। चलिए, न्यूक्लियस के बारे में छोटी सी टिप्पणी यहां पे देना चाहूंगा। एक तो आपको सेल दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बीच बीच में है ये जो ऐसा अंडा दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो भी फ्लूइड मिलता है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड होगा, कम ऑन, यस और नो? जहां पे आपका जो डीएनए है वो फ्लोट हो रहा है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल, मतलब आपका डीएनए मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में आपको डीएनए तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको आरएनए भी मिलता है बहुत सारा। बराबर है।
बहुत सिंपल बातें आपको बता रहा हूं, अभी तक एडवांस्ड कुछ भी नहीं बताया है, सिंपल ही बताया है। चलो अब मैं एक जनरल प्लांट सेल और एक जनरल एनिमल सेल यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा अपने हाथों से। वैसे तो ड्रॉ किया हुआ है, आप भी साथ साथ में ड्रॉ करना। चलिए प्लांट सेल बनाएंगे तो सबसे सबसे पहले प्लांट सेल जब आप बना रहे हो तो बाहर क्या दिखता है आपको? सेल वॉल दिखती है। तो ये मैं क्या बना रहा हूं? ये है सेल वॉल। ठीक है सर, इसके अंदर, सॉरी माय बैड, पहले मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी। अंदर का जो लेयर आपको दिख रहा है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर का जो लेयर है वो क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, अंदर का लेयर सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है। ठीक है, अब ये क्या बना रहा हूं? ये है इसका न्यूक्लियस। इसको मैं ऐसे करके ले लूंगा, यहां पे चलेगा आपको? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बनाया, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के बाहर मैं क्या बना रहा हूं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको यहां पे ले लूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस में से ही वो बनता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वहीं से वो बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर एक और अगर मैं चीज यहां पे बनाऊं, मुझे बताओ, यहां पे मैं अगर छोटे छोटे दाने लगाऊं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, दिख रहे हैं दाने? ये दाने दाने क्या है? राइबोसोम्स हैं। तो मुझे बताओ, ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट फॉर एग्जांपल। और जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहानी समझ रहे हो मेरी? चलो फिर एक मैंने एक और स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपका बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना बात अपने को समझ में आ रहा है। अच्छा, बाकी साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा जहां पे सब कुछ प्रेजेंट है, फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो फिर ये क्या बना दिया मैंने? ये बना दिया गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लिख दूंगा यहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चलो और क्या दिखा सकता हूं? ये जो कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो राइबोसोम दिखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, लेकिन वैसा साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। एंड एक और प्लांट सेल की बात करें तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करने वाला है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। एंड एक लास्ट में एक बड़ा सा ऑर्गेनेल आपको यहां पे दिख रहा है, ये है, इसके अंदर ही लिख दूंगा वैक्यूल। ठीक है, बड़ा सा वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर आपको एक बड़ा वैक्यूल दिखता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना एक सिंपल सोपा प्लांट सेल जो आपको सबको समझ में आ रहा है। साइटोप्लाज्म यहां पे दिखा देंगे। अभी एनिमल सेल बनाएंगे। एनिमल सेल में सबसे बाहर देखो, अभी मजा कैसा आएगा। ये क्या दिख रहा है आपको? ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो फिर उसके अंदर मैंने क्या बनाया? न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। चलो फिर अभी थोड़ा खिचड़ी बनेगा तो चलेगा ना आपको? खिचड़ी खाते हो घर पे आप? अरे हाँ, चलो गोल्गी अपैरेटस आ गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चलो फिर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया यहां पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ना, सिमिलैरिटीज बता रहा हूं आपको, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या कॉमन है। राइबोसोम दिख रहा है, चलो यहीं पे लिख दूं, इसके साइड में लिख दूंगा मैं राइबोसोम। साइटोप्लाज्म के अंदर भी दिखते हैं और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो लिख दो इधर RER, और ऊपर वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ जाओगे मेरी बात? चलो फिर क्या बच रहा है? ये भी एक राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे ऐसा दिखा दूं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलो फिर एनिमल सेल में आपको बड़े बड़े वैक्यूल नहीं दिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे 2-3 वैक्यूल हो सकते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे। तो ये छोटे छोटे क्या है? वैक्यूल्स। देखो और भी स्ट्रक्चर्स होंगे जो आगे पढ़ेंगे हम, जैसे लाइसोसोम्स है, ग्लाइओक्सिसोम्स, फेरोसोम्स, बहुत कुछ आएगा आगे, लेकिन ये जनरल आइडिया आपको यहां पे आ रही है। चलो मुझे बताओ, एनिमल सेल में आपको क्या क्या नहीं मिलता? नो सेल वॉल, सही बात है, नो क्लोरोप्लास्ट,
तो ये दो चीजें यहां पे प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल के अंदर। बाकी सब कुछ क्लियर है, बाकी सब कुछ समझ में आया। इसको ड्रॉ किया आप लोगों ने, बनाया, इसको बना लिया है, तो अपन आगे चलते हैं। चलो अभी आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन अपना हो गया, यूकैरियोटिक सेल कैसा रहेगा, अंदर उसके क्या क्या मिलेगा, ठीक है, जनरल अपन ने देखा। ये आई थिंक आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से, राइट। अब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम कैसा है, किचकट, किचकट। लेकिन ये पूरा डायग्राम आपको बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आराम से समझ में आ जाएगा, और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, चिंता का कोई विषय नहीं है। चलिए, बाय द वे, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो है उसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहता हूं। क्यों कहता हूं? बिकॉज इट सराउंड्स साइटोप्लाज्म। मुद्दा समझो मेरा, साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहा है, बराबर, तो उसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहता हूं। इट इज अ कॉजी फ्लूइड स्ट्रक्चर। कॉजी फ्लूइड मतलब क्या? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा फ्लूइड जैसा है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। कैसे बनता है, क्या है, ये तो हम आगे देखेंगे। कॉजी फ्लूइड मतलब थोड़ा फ्लूइड जैसा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे लिख दूं मैं, फ्लूइड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलरली। एक्स्ट्रा सेल्यूलरली मतलब सेल के बाहर, अराउंड द प्रोटोप्लाज्म। सर अभी ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, किधर से आया, नया शब्द आ गया। देखो, आप अगर एक सेल बनाते हो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बराबर है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, यहां पे आपको ये कुछ ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, गोल्गी बॉडी दिख रही है, चलो कहीं पे आपको ऐसा 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 माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, कहीं पे छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, फिर कुछ वैक्यूल वगैरह बना दो, ठीक। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना, और ये साइटोप्लाज्म है, बराबर, साइटोप्लाज्म। सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म म्हणजे काय? साइटोप्लाज्म प्लस ऑल ऑर्गेनेल्स। मतलब क्या? साइटोप्लाज्म के साथ जितना भी माल मसाला प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कुछ भी है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस ऑल द ऑर्गेनेल्स, सब कुछ मिला करके जो बनता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो उस प्रोटोप्लाज्म को कौन सराउंड कर रहा है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दिस वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? एक्स्ट्रा सेल्यूलरली मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म को कवर कर रही है, बराबर है। चलो, एक्स्ट्रा मतलब क्या? बाहर। चलो, ये समझ में आया। इतना अच्छा ड्राइंग मेरे को मिटाना पड़ रहा है, बुरा लग रहा है मेरे को, अरे 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 अरे, ची ची ची। डोंट, जब तक मैं पूछता हूं आप लोग थोड़ा लिख लो। हाँ, प्रोटोप्लाज्म के ऊपर प्रेजेंट है, ये हमने बता दिया, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इंट्रासेल्यूलरली अराउंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स। मतलब मुझे बताओ, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से थे? मैंने आपको बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, फिर लाइसोसोम बताया, लाइसोसोम, वैक्यूल बताया, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो गए। फिर डबल मेम्ब्रेन वाले, न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इन सब के ऊपर भी जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसी ही मेम्ब्रेन होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर सेल के बाहर भी प्रेजेंट है एंड ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होता है इंट्रासेल्यूलरली। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है वो भी ऐसा ही है, यही स्ट्रक्चर है। गोल्गी का जो है वो भी ऐसा ही है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो भी ऐसा ही है, यही स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आया पॉइंट, मुद्दा क्लियर हुआ। देखो, मैं कोई घाई नहीं करता लेक्चर में, आराम से आपको सब पॉइंट, एक एक शब्द आपको बता रहा हूं। तो अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक वगैरह कर देना, कमेंट आप छोड़ोगे ना तो बड़ा पॉजिटिव फील होता है। देखो, देखते तो 1000 लोग हैं, लेकिन कमेंट अगर 5 आते हैं तो इट इज वेरी दुख होता है यार। अगर आप देख रहे हो तो एक कमेंट भी छोड़िए, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, इट सेपरेट्स द ऑर्गेनेल्स फ्रॉम साइटोसोल। मतलब क्या, मुझे बताओ। ऑर्गेनेल्स के ऊपर प्रेजेंट है ना,
ऑर्गेनेल्स को साइटोसोल से सेपरेट करेगा। मतलब क्या? साइटोसोल मतलब क्या? साइटोप्लाज्म। चलो फिर से एक सेल बना देता हूं। चलो ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये गोल्गी हो गया ऐसा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अच्छा, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, यस और नो? ये जो भी ऑर्गेनेल्स हैं इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है, यस और नो? न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को अलग कर रही है ना, साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है। तो इट सेपरेट्स द ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द साइटोसोल। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक। एंड लास्टली इसकी थिकनेस कितनी रहेगी? 75 एंगस्ट्रॉम। सर एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -9। तो एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो बहुत पतली होती है, बहुत पतली, भयंकर पतली होती है, ठीक है। चलो इसको अगर मैं अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखूं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बट इट इज विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड इट अपीयर्स ट्राइलैमेलेट। ट्राइलैमेलेट का मतलब 3 लेयर दिखते हैं आपको। एक डार्क लेयर दिखेगा, देखो ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है, रुको, ये पूरा ये डार्क लेयर हो गया। फिर आपको एक लाइट लेयर दिखेगा। लाइट लेयर कौन सा है सर? ये वाला है। ये लेयर दिख रहा है बीच का, ये बीच का लेयर दिख रहा है, कम ऑन यस और नो? ये एक लाइट लेयर आपको दिखाई दे रहा है और उसके नीचे एक और डार्क लेयर दिखाई देगा इस तरह से। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिख रहा है? ट्राइलैमेलेट, 3 लेयर, डार्क, लाइट एंड अगेन अ डार्क लेयर। मुद्दा समझ में आया? 3 लेयर आपको दिखाई देता है, ठीक है। देखो, इट शोज प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, मोस्टली फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है? ये जितने भी आपको इसके अंदर, देखो आपको दिख रहा है छोटा छोटा लॉलीपॉप बना हुआ है, बहुत सारा पर्पल कलर का लॉलीपॉप दिख रहा है, ये सब क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं। स्ट्रक्चर गंदा दिख रहा है ना, लेकिन डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो यहां पे हमें फॉस्फोलिपिड क्या होता है ये समझना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एंड ये फॉस्फोलिपिड इट इज अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। आपको इनफैक्ट बताऊं मैं, लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, उसमें आपको 3 लेयर दिख रहा है, डार्क, लाइट, डार्क। तो जो ऊपर का लेयर है वो किसका लेयर है? फॉस्फोलिपिड का लेयर है। फिर उसके बीच में गैप है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये गैप होता है। एंड फिर उसके नीचे एक और फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है। तो दोनों फॉस्फोलिपिड के बीच में ना काफी गैप होता है, 35 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। आपको बताऊं, आपको मैं एक सिंपल बात बताऊं, देखो ये जो ऊपर का लेयर है ना, ये होता है समझ लो 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो नीचे का लेयर है वो भी कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। एंड बीच में का जो गैप है, ये वाला गैप, वो होता है 35 एंगस्ट्रॉम। तो सब मिला के कितना हो गया? 75 एंगस्ट्रॉम हो गया। मैंने आपको बताया ना पूरे मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना था, सब मिला के 75 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? तो बीच में क्या है? गैप दिखता है अपने को, ऊपर का लेयर फॉस्फोलिपिड का, नीचे का लेयर, बीच में गैप। चलो मजा आया? इतना समझ में आया? आओ फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिया है। यहां पे मैं आपको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं सिखाने वाला, लेकिन थोड़ी ग्लिसरॉल क्या होता है वो बता देता हूं। एक लिया मैंने CH2। CH2 समझते हो, बचपन में पढ़ा है हमने, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। टेट्रावैलेंट होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब देखो, कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इधर OH के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड उसका ऐसा जाएगा, बराबर है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन स्ट्रक्चर होता है। तो एक और मैं यहां पे CH ले रहा हूं, एक और OH ले रहा हूं, एक और CH2 ले रहा हूं और एक और यहां पे OH ले रहा हूं। चलिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे दिखते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल जहां पे 3 OH ग्रुप होते हैं।
ठीक है, 3 OH ग्रुप होते हैं इसके पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये OH हटा दूंगा, ये वाला OH भी हटा दूंगा, और यहां पे मैं लगाऊंगा, यहां पे लगाऊंगा फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड चेन। सर फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड का मतलब है, सिंपल आपको बताऊं, फैटी एसिड म्हणजे काय? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल सी 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 COOH। ऐसा अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है एक इन जनरल फैटी एसिड। तो ऐसा मैंने क्या किया, फैटी एसिड का चेन लगाया, फिर इधर भी मैं क्या लगाऊंगा, इधर भी मैं एक फैटी एसिड का चेन लगाऊंगा, एंड ऊपर वाला OH हटा के यहां पे मैं लगाऊंगा फॉस्फेट ग्रुप। ये बनेगा आपका फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट आपका फॉस्फो वाला पार्ट है, फॉस्फो, एंड नीचे का जो पार्ट है ये वाला, इसको मैं लिपिड कहूंगा। ये हो गया लिपिड। तो क्या बना? फॉस्फोलिपिड। सारी बातें समझ में आई? ग्लिसरॉल लिया, उसका 2 OH निकाल के फैटी एसिड चिपकाया। फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक OH निकाल के फॉस्फो लगाया, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 माइनस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, PO4 3 माइनस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बनता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, PO4 3 माइनस। चलो इरेज करो, इतना लिखना है तो लिख लो, पॉज किया, लिख लिया, ठीक है। अभी देखो, चलो ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड लगाया और एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया, PO4 3 माइनस। PO4 फॉस्फेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये तो आप समझते हो, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये स्ट्रक्चर अपना कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखो अब यहां पर ऊपर वाला जो हेड पार्ट है, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं हेड कहूंगा, और ये जो नीचे है इसको मैं क्या कहूंगा? टेल कहूंगा, हेड एंड टेल। तो ये हेड पार्ट है, उसके अंदर आ जाएगा ग्लिसरॉल, और फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट वाला पार्ट हेड में आता है, एंड बाकी फैटी एसिड का क्या बनता है? टेल बनता है, ठीक है। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो हेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट का, तो इसको मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना, इसको मैं कहूंगा पोलार हेड। पोलार क्यों कहता हूं? बिकॉज उसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो, क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट का नेगेटिव चार्ज, तो इट इज पोलार हेड। एंड नीचे का जो टेल होता है, वो टेल कैसा है? नॉन पोलार मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फैटी एसिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलार टेल। पोलार हेड, नॉन पोलार टेल। अब देखो, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल HOH, H2O, इसमें आपको एक बात बताऊं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन के ऊपर एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर भी रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। तो कैन आई से यहां पर भी चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, हालांकि इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन यहां पर भी चार्जेस डेवलप होते हैं। ऑक्सीजन थोड़ा नेगेटिव चार्ज लेके आता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, ठीक है। तो वाटर को भी हम क्या कहते हैं? पोलार मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलार मॉलिक्यूल, बराबर है। तो ध्यान से सुनना, मुझे बताओ, ये जो पोलार हेड है और ये जो हाइड्रोजन का प्लस चार्ज है, क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन बन सकता है? हाँ बन सकता है। तो पोलार हेड पानी से प्यार करता है, मतलब पानी को जाके चिपकता है वो, ठीक है। एक तरीके से उसको मैं वाटर सॉल्यूबल भी कह सकता हूं।
पोलर हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब टू लव। आपने ये सुना है? फिलिया एक शब्द है, फिलिया का मतलब होता है लव। तो पोलर हेड पानी से प्यार करता है, पानी को जाके चिपकता है, वाटर सॉल्यूबल है। कहानी समझ में आई? और जो टेल होती है वो नॉन पोलर है, तो वो कैसी है? हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागेगी, पानी को चिपकेगी नहीं। चलो, तो अपना जो फॉस्फोलिपिड है, लास्ट पॉइंट, फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मतलब ड्यूअल नेचर दिखता है, हाइड्रोफिलिक भी दिखता है, हाइड्रोफोबिक भी दिखता है। इसको हम एम्फीपैथिक कहते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई? बहुत सारी बातें आपको बताई, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया बना के पूरा। हाइड्रोफिलिक हेड रहेगा, पोलर हेड, एंड टेल कैसी रहेगी? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। वेरी क्लियर। चलिए अब देखो, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स, एक तो लिपिड हो गए, फॉस्फोलिपिड हो गए, उसके साथ प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है थोड़ा थोड़ा, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत कुछ है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कोलेस्ट्रॉल भी है। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है, इट वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब कितना प्रोटीन रहेगा, कितना लिपिड रहेगा, इसका जो रेशियो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूं, फॉर एग्जांपल, तो रेड ब्लड सेल में प्रोटीन्स कितने होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर 52% प्रोटीन्स होते हैं एंड 40% लिपिड्स होते हैं। तो बाकी का सर, बाकी का बचा हुआ 8% क्या होगा? 8% में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, ठीक है, एंड और भी कंपोनेंट्स होंगे। तो 52% प्रोटीन, 40% लिपिड एंड 8% बाकी के कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक सब कुछ समझ में आया है? तो आते हैं हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये 1972 में दो साइंटिस्ट थे, सिंजर बोलो या सिंगर बोलो, आपकी इच्छा, जैसे आपको प्रोनाउंस करना है, सिंजर एंड निकोलसन। इन्होंने 1972 में हमें दिया फ्लूइड मोज़ेक बाई लेयर मॉडल। इसमें ये जो फ्लूइड शब्द है और ये जो मोज़ेक शब्द है, इन दोनों का मतलब क्या होता है वो तो आपको बताऊंगा। फ्लूइड मतलब तो मैंने आपको बताया, हमारी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन फ्लूइड क्या है, इसके अंदर फ्लो क्या हो रहा है वो आपको बताऊंगा, एंड मोज़ेक का मीनिंग भी आपको बताऊंगा, आगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, साथ में ड्रॉ करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप पूरा ड्रॉइंग आपको दिखा रहा हूं। चलो, सबसे पहले मैंने अपर लेयर बनाया, ठीक है, जहां पे आपको फॉस्फोलिपिड दिख रहे हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी छोड़ा है मैंने, ध्यान रखना। इतना ड्रॉ करो, पॉज करो, ड्रॉ करो, ठीक है, डन। ऐसा ही एक लेयर मैं नीचे भी बना रहा हूं, फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर, है ना, डबल लेयर बनाना है हमें। चलो, इतना बनाया, पॉज किया, बनाया, पहले ड्रॉ करो फिर आपको समझाऊंगा सारी चीजें। चलो, यहां पे एक प्रोटीन डाल रहा हूं, ये क्या है? व्हाइट कलर का इतना बड़ा प्रोटीन डाला मैंने एक, ठीक है। चलो, फिर एक और प्रोटीन डाला मैंने, ये भी प्रोटीन है, पॉज किया, ड्रॉ किया, ठीक है। ऊपर एक प्रोटीन डाल रहा हूं, बाहर, नीचे एक प्रोटीन डाल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहां पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये ड्रॉ करो और ये ड्रॉ करो। चलो, इतना ड्रॉ कर लो, पॉज किया, ड्रॉ किया, इतना हो गया। अभी सारी बातें एक्सप्लेन करता हूं। चलो, यहां से शुरू करते हैं। ये वाली साइड जो है ऊपर वाली, इसको मैंने कहा नॉन साइटोजोलिक साइड। नॉन साइटोजोलिक मतलब क्या? सेल के बाहर की। साइटोजोल मतलब क्या? साइटोप्लाज्म। तो नॉन साइटोजोलिक मतलब सेल के बाहर का, और नीचे वाला पार्ट क्या है? साइटोजोलिक साइड मतलब सेल के टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म वाला, सेल के अंदर का पार्ट, ठीक है, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म वाला पार्ट साइटोजोलिक साइड, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करके आपका हुआ। अभी सुनो, मुझे बताओ, ये जो पार्ट है, अच्छे से ड्रॉ करते हैं, इसको मैं कहूंगा अपर लीफलेट। क्या कहा? अपर लीफलेट, ठीक है। वैसे जो नीचे वाला है उसको कहा लोअर लीफलेट। अपर लीफलेट, लोअर लीफलेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर के क्या बना? बाइलेयर बना, फॉस्फोलिपिड
बाइलेयर, अपर लिफलेट और लोअर लिफलेट मिला के, बराबर है, बाइलेयर बन गया। चलो अभी सुनो, ये जो ऊपर मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ऐसा झाड़ जैसा बना हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ये वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, नीचे वाला पार्ट क्या था? लिपिड था, लिपिड था, ठीक है। तो अभी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन दोनों को मिला करके बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो ऐसे ग्लाइकोलिपिड भी आपको दिखेंगे कहीं कहीं पे, मतलब लिपिड के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट चिपका हुआ, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। वैसे ही मुझे बताओ, ये भी क्या है? ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और नीचे वाला क्या है? प्रोटीन है। चलो, तो दोनों को मिला करके, कुल मिला के क्या बनेगा? इसको कहूंगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे चिपका हुआ है, तो दोनों को मिला के क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इतना समझ में आया? सो फार सो गुड। अच्छा, अभी देखो, ये जो इतना बड़ा प्रोटीन मैंने बीच में डाला हुआ है ऐसा, ठीक है, बाइलेयर के बीच में घुसाया हुआ प्रोटीन है, इसको मैं कहूंगा ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है, पूरा ऊपर से नीचे घुसा हुआ है, मेम्ब्रेन के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। या फिर और उसको मैं इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकता हूं, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी जो आपको दिख रहा है, ये भी क्या है? ये भी मेम्ब्रेन के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, बीच में घुसा हुआ है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। इतना समझे? अच्छा, अब ये जो ऊपर और नीचे प्रोटीन दिख रहा है, ये वाला प्रोटीन आपको ऊपर दिख रहा है, एक प्रोटीन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इनको हम कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन्स, पेरीफेरल प्रोटीन्स। चलो मुझे बताओ, अभी सारी बातें समझ में आई? हर एक पॉइंट आपको समझ में आया? एक लास्ट बात आपको बताऊं, चलो अभी देखो, ध्यान से सुनो। फॉस्फोलिपिड के बीच में यहां पे कहीं कहीं पे आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल। चलो, नाउ टेल मी, इज एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ समझ में आया है यहां पे? अब आपको एक बात बताऊं, ये जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकते हैं आगे पीछे। मतलब हमारी जो मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, उसके बीच में से ये प्रोटीन ऐसे ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लैटरली मूव कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आगे कभी इधर चला, मैं उधर चला, ऐसा गया, कभी ऐसा गया, आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहेगा। तो ध्यान से सुनिए, द लैटरल मूवमेंट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इस मूवमेंट को, प्रोटीन्स फ्लो हो रहे हैं ना, आगे पीछे फ्लो हो रहे हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हम बोलते हैं, तो उसमें क्या है? प्रोटीन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं आगे पीछे, इसको कहते हैं फ्लूइडिटी। सर मोज़ेक का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं इस मेम्ब्रेन को ऊपर से देखूं, चलो एक फोटो दिखाओ मेम्ब्रेन का, मेरे को मेम्ब्रेन का फोटो किधर है? थोड़ा पीछे चलते हैं, मेरे को बताओ, इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा, एक और कोई फोटो है क्या मेरे पास? हाँ, तो मुझे ऊपर से बहुत कुछ अंदर फंसा हुआ दिखेगा, कहीं पे ग्लाइकोप्रोटीन है, कहीं पे देखो, आपको ग्लाइकोलिपिड दिखा, ठीक है, फिर आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई दिया, चलो ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई दिया, आउटसाइड ऑफ सेल मतलब क्या? नॉन साइटोजोलिक साइड, फिर ये इधर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, मतलब साइटोजोलिक साइड हो गई, फिर आपको पेरिफेरल प्रोटीन दिखे, आपको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखे, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है ऊपर चिपका हुआ, फॉस्फोलिपिड आपको मैंने समझाया, और बीच बीच में येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है येलो कलर का, इधर 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 इधर, ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल है। अब मुझे बताओ, सारी चीजें समझ में आई? प्रोटीन चैनल क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और साइटोस्केलेटन क्या होता है ये तो हम चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन आएगा आगे।
तो मुझे सारी लेबलिंग आपको समझ में आई। अब इस मेम्ब्रेन को अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे बहुत सारे प्रोटीन फंसे हुए दिखेंगे कहीं कहीं पे। एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोटीन्स आगे पीछे भी जा रहे हैं, कहीं कहीं पे रैंडमली फंसे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट फंसा हुआ है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड वगैरह है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये जो रैंडम स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, इसको मोज़ेक कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें फंसी फंसी हुई है, इसको क्या कहते हैं, मोज़ेक स्ट्रक्चर। तो यहां से आता है नाम, कौन सा नाम, यहां से आता है मोज़ेक, ठीक है। मोज़ेक का मतलब अगर मैं लिखूं तो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द बाइलेयर, ठीक है। तो ये हो गया मोज़ेक। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर, एवरी वर्ड इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है। पुढे चलेंगे। अब देखो यहां पर ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे चैनल्स बनाते हैं। चैनल मतलब क्या, एक रास्ता बना हुआ है जिसमें से चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं। तो वैसे ही पानी के लिए एक चैनल बनती है, ठीक है। देखो हमारी जो मेम्ब्रेन है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब हर चीज को अंदर घुसने देगी नहीं, कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं, कुछ चीजें बाहर जा सकती हैं। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, या फिर सेमी परमिएबल, है ना। किसी को भी अंदर घुसने देगा, नहीं देगा। अगर आप किसी बिल्डिंग में जाते हो तो वॉचमैन कैसा है, ऐसा आईडी दिखाओ चलो अंदर जाओ, हाँ होता है ना, सिक्योरिटी, किसी को भी अंदर घुसने देगा नहीं। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे कैन फॉर्म चैनल्स। चैनल्स मतलब क्या, अ पैथवे, पैथवे मतलब क्या, एक रास्ता बनता है फॉर पैसेज ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है H2O, वो सीधा सीधा अंदर जा सकता है या फिर बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है। इस चैनल को हम कहते हैं एक्वापोरिन, ठीक है। एक्वापोरिन इज अ वाटर चैनल, याद रखेंगे, याद रहेगा ये, वाटर चैनल को क्या कहते हैं, एक्वापोरिन। चलो अभी आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनिए, उसका मेन फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। कुछ चीजें हैं जो अंदर आना चाहती हैं, कुछ चीजें हैं जो बाहर जाना चाहती हैं। तो अंदर लेना बाहर लेना, चीजों का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये काम आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, मेनली चीजों का अंदर बाहर होना। एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब हर चीज को अंदर आने नहीं देगी। इट विल अलाउ सम सब्सटेंसेस टू पास एंड इट विल ब्लॉक अदर सब्सटेंसेस। सब कुछ अंदर घुसेगा नहीं, बराबर है। अब देखो यहां पर दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो पैसिव और एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा क्या होता है पैसिव एक्टिव, पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब नो एटीपी रिक्वायर्ड, इसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी की जरूरत होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, चलिए अब मैं पहले आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बताऊं, पैसिव जहां पे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एटीपी, ठीक है, नो एटीपी। डायग्राम देखो मेरे साथ, चलो। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस समझते हो, नॉन साइटोजोलिक साइड, और अंदर क्या दिख रहा है आपको, नीचे साइटोप्लाज्म, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर दिखाई दे रहा है, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी एक सब्सटेंस की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, मुझे बताओ सेल के बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है सेल के बाहर, अंदर कैसा है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। सो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो देखो मुद्दा क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स मतलब मॉलिक्यूल्स, दे कैन मूव डायरेक्टली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, डायरेक्टली आर पार चला जाएगा,
फॉस्फोलिपिड का जो बाई लेयर है ना उसको ही डायरेक्टली पास कर देगा। ठीक है, तो यहां पे कौन से न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, आपको मैं एग्जांपल दूं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में एक तो ऑक्सीजन आ गया, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, फिर स्टेरॉइड हार्मोन आ गए, कुछ प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन है। इवन आपका फैट सॉल्युबल विटामिन सुना आपने, विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल विटामिन, वो लोग भी। तो ये सारे न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है। तो ये लोग सीधा सीधा हमारी मेम्ब्रेन को पार करके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा सकते हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स वाटर कैन ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो ज्यादातर पानी के लिए तो एक्वापोरिन बना हुआ है, मुझे बताओ वाटर के लिए एक्वापोरिन बना हुआ है, वाटर चैनल बनी हुई है। लेकिन समटाइम्स वाटर कैन ऑल्सो मूव डायरेक्टली मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। मतलब समझ लो यहां वाटर है H2O, वो भी डायरेक्टली मेम्ब्रेन को पार कर सकता है समटाइम्स। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? सेम, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। देखो मूवमेंट ऑफ वाटर, मेरे साथ रिपीट करो, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी लिखना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, लिख सकते हो आप, ये जो मैंने बोला वो आप चाहिए तो लिख सकते हैं, ऑस्मोसिस। ज्यादातर पानी क्या करता है, एक्वापोरिन यूज करता है, लेकिन कभी कभी ऑस्मोसिस से भी थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। ठीक है, अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। यहां पर एटीपी का कोई भी जरूरत नहीं है। चलो, कहानी समझ में आई आपको? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो यहां पे क्या लगेगा, एनर्जी लगने वाला है। अब मुझे बताओ, यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, देखो ये आउटसाइड है, आउटसाइड, और ये इनसाइड है, इनसाइड। तो बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन फिर भी मैं उसको लो कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब किसी मॉलिक्यूल को या किसी आयन को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन लेके जा रहा हूं। देखो मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या, यूजुअली क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, बराबर। कोई भी चीज बाहर हाई है अंदर लो है तो हाई टू लो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब यहां पे लो से हाई जा रहा है, बाहर लो है अंदर हाई है, फिर भी हम उसको अंदर खींच रहे हैं। तो इसके लिए हमें एटीपी यूज करना पड़ेगा, बराबर है, एटीपी यूज करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल है एटीपी इज यूज्ड, बराबर। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सर सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है आपको बताऊं, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, यहां पे आगे पढ़ेंगे हम ये, ठीक है, किसी और चैप्टर में आएगा, लेकिन यहां पे सिंपल बताता हूं। 3 Na+ गो आउट, 2 K+ कम इन। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ऑलरेडी ज्यादा होता है, फिर भी हम पोटेशियम को अंदर लाते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यहां पे हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड यहां पर कैरियर प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैरियर प्रोटीन क्या होते हैं, आपको दिख रहा है, ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, लेकिन उसका काम क्या है, पोटेशियम को अंदर लेके आना। आपको दिख रहा है ऐसा 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, 2 पोटेशियम को पकड़ के अंदर लेके आया, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक, पकड़ेगा और अंदर छोड़ेगा, पकड़ेगा अंदर छोड़ेगा। एंड यहां पे एटीपी लगने वाला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो एक लास्ट बात, यहां पे अपना आज का चैप्टर खत्म भी हो जाएगा फटाफट। लास्ट बात, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देना चाहूंगा, 2 बात समझना।
जो पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलार मतलब जिनके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जिनके ऊपर चार्ज है, पोलार मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर। ठीक है, वैसे आपका लिपिड बाइलेयर सिर्फ नॉन पोलार नहीं है ना, ऐसा है ना, ये वाला पार्ट पोलार है और ये वाला पार्ट नॉन पोलार है। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स, ध्यान से सुनना, जो न्यूट्रल चीजें हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, N2, ये लोग पास हो जाते हैं, लेकिन जो पोलार मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं कर पाते, पास नहीं कर पाते। तो उनको भी क्या लगते हैं, कैरियर प्रोटीन्स लगते हैं टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको कहते हैं, अच्छा ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है ये सेल के बाहर की, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और इंट्रा सेल्यूलर स्पेस यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन फिर भी यहां पे हमें क्या लगेंगे, कैरियर प्रोटीन्स लगेंगे, जो क्या करते हैं, पकड़ते हैं और अंदर छोड़ते हैं, पकड़ते हैं और अंदर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसको कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है, हमने यहां पे किसी का मदद लिया, खुद से नहीं हुआ, प्रोटीन्स का मदद लेना पड़ा। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स का, जिसने पकड़ा और अंदर छोड़ा, पकड़ा और अंदर छोड़ा, लेकिन ये भी पैसिव होता है, बिकॉज यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही हो रहा है। जब आप लो टू हाई जाते हो, ठीक है, जब आप उल्टा करते हो लो टू हाई, तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी लगता है। जब हाई टू लो जाते हो तो इट इज पैसिव। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। पूरी कोशिश की है पढ़ाने की, अच्छे से इसको समझाने की, सारी बातें समझ में आई हैं। ठीक है, आपको यहां पे चैनल भी दिख रहा है, एग्जाम्पल एक्वापोरिन ले लो, एक्वापोरिन चैनल में से सीधा सीधा पास हो जाता है रास्ते की तरह। ठीक है, और ये जो कैरियर प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं, पकड़ते हैं और फिर अंदर छोड़ते हैं। ओके, फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलिए, तो विद दैट आज का लेक्चर यहां पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, आई होप अगला लेक्चर कल ही आए, आई डोंट वांट कि अभी कोई गैप आए। ये चैप्टर अपन कंटिन्यू एक एक लेक्चर करके कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।